अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात इंडियन एयरफोर्स की करेंगे, जिसके बेड़े में जल्दी ही नया मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295 शामिल होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को एक दिन पहले देश का पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंप दिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को स्पेन में एक समारोह में इसे सौंपा गया। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के इस विमान को एयरबस ने बनाया है, जिसके साथ सितंबर 2021 में ऐसे 56 C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डील हुई थी। ये विमान एवरो 748 विमानों की जगह लेंगे, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इस मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए कितने अहम है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारतीय वायुसेना के लिए और समस्त भारत के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत से पहले 16 जहाज यहाँ स्पेन में बनेंगे और 17वें जहाज से लेके आगे 40 जहाज हिंदुस्तान में निर्मित होंगे। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 सुपर हरक्यूलिस, AN-32, IL-76 और एवेरो 748 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं। इनमें एवेरो 748 विमान काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए इन पुराने पड़ चुके एवेरो विमानों की जगह ये नए C-295 एयरक्राफ्ट को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना की मौजूदा ट्रांसपोर्ट फ्लीट को और मजबूत किया जा सके। Indian Air Force needs to replace a large number of its old transport planes, and which the C-295 is the perfect one to replace most of them. More important is the creation of the aerospace ecosystem. In the past, we have bought a lot of aircraft, we bought a lot of defense equipment, but we have never created an aerospace ecosystem in India. This will create the aerospace ecosystem in India. हिंदुस्तान की सरहदों पर पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए बीते कुछ सालों में तेजी से सेना के तीनों अंगों को अपग्रेड किया गया है। इसके तहत ही सेना को हाईटेक हथियारों के साथ साथ नए फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान मुहैया कराए जा रहे हैं। C-295 विमान इसी कड़ी में एयरफोर्स का नया बाहुबली है, जिसे इसी महीने की 25 तारीख को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की तैयारी है। बता दें कि समझौते के तहत 56 में से 16 C-295 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से भारत आएंगे, जबकि बाकी के 40 प्लेन टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL गुजरात के वडोदरा में बनाएगी। खास बात यह है कि ये किसी निजी कंपनी की ओर से भारत में बनने वाला पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, जिसका निर्माण अगले साल नवंबर से वडोदरा प्लांट में शुरू होने वाला है। भारत में बनने वाले इन 40 विमानों की डिलीवरी 2031 तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, खबर है कि इन C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस पर की जाएगी, जहां पर इनके पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और स्पेन के बीच C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 2 साल पहले करीब 21,000 रुपए की डील हुई थी, जिसके तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को मिलेंगे। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर C-295 एयरक्राफ्ट को ही इंडियन एयरफोर्स के लिए क्यों चुना गया। तो इसका जवाब इसकी कई बेमिसाल खूबियां हैं। तो चलिए इन खूबियों के बारे में तफसील से हम आपको बताते हैं। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लंबाई 24.45 मीटर है, ऊंचाई 8.66 मीटर, जबकि विंग स्पैन 25.81 मीटर है। इस विमान को बनाने वाली यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेन के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है, जबकि लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई ही काफी है। यानी एयरक्राफ्ट लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है।
C-295 विमान एक बार में 71 सैनिकों या फिर 49 पैराट्रूपर्स को लेकर जा सकता है और ये 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और वही एयरक्राफ्ट से सैनिक और कार्गो को पैराड्रॉप करने के लिए भी रियर रैप डोर है, जबकि मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेशन के लिए इस एयरक्राफ्ट में 24 स्ट्रेचर्स भी लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह भी है कि ये लो लेवल फ्लाइंग में माहिर है और टेक्निकल मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा इन विमानों को स्वदेश में बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया गया है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यानी ये तमाम खूबियों से लैस है। इस विमान को एक बेहतरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, जिसके चलते ही इसे भारतीय वायुसेना के लिए चुना गया है। इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि एक तो ये हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडियनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरी बात, इसके जो तकरीबन 13,000 पार्ट्स हैं, 4,600 सब असेंबलीज ऑब्लिक मेजर असेंबलीज हैं, वो हमारे हैदराबाद में बनेंगे। वडोदरा में इसको असेंबल कर जहाज रोल आउट होगा। जहाँ तक काबिलियत की बात है तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा कि हम एवरो के मुकाबले में ज़्यादा सामान कम समय में अपने फॉरवर्ड एरियाज में दे पाएंगे, क्योंकि इस जहाज की काबिलियत है कि हमारे फॉरवर्ड एरियाज के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के जो एयरफील्ड्स हैं, डिफिकल्ट एरियाज में जो एयरफील्ड है, वहाँ पर ये लैंड कर पाएंगे। इसमें एक और अच्छी खासियत है, इसका जो पीछे रियर ओपनिंग रैंप है, वहाँ से सामान चढ़ाना और उतारना अपने आप में बहुत आसान और तेज होता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी मेजर स्ट्रेटेजिक स्टेप, क्योंकि एयरक्राफ्ट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन। हमें सप्लाईज देने में, ट्रुप्स भेजने में हर जगह ये एडवांटेज देंगे, और स्पेशली फॉरवर्ड एरियाज में। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल स्ट्रेटेजिक विन कि आज हम उस जहाज को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते बात गणेशोत्सव की। गणेश चतुर्थी का पर्व आने में महज चंद ही दिन बाकी हैं। इसी को देखते हुए देश के तमाम राज्यों में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बाजार पूरी तरह से गणेश प्रतिमाओं से सज चुके हैं। लोग इन प्रतिमाओं की खरीदारी में जुटे हैं। इस साल 19 तारीख से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी और इसी दिन भक्त बप्पा को अपने घरों में और पंडालों में विराजमान करवाएंगे। और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह की तैयारी है, देखिए। गणेश चतुर्थी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कैसी है तैयारी, इन 4 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कोई गणेश प्रतिमाओं को आकार दे रहा है, कोई इन प्रतिमाओं को सजाने में जुटा है, कोई बप्पा का भव्य पंडाल बना रहा है, तो कोई विघ्नहर्ता को धूमधाम के साथ ला रहा है। यानी गणेश चतुर्थी का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भक्तों का जोश और उत्साह बढ़ता जा रहा है। मुंबई के खेतवाड़ी इलाके से आई इन तस्वीरों में लोगों को इसी जोश और उत्साह से लबरेज देखा जा सकता है, जहां 45 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा को लाने के लिए लोगों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। सर पर मुकुट, हाथ में तलवार और वज्र लिए गणपति की ये प्रतिमा देश की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। मुंबई के खेतवाड़ी इलाके में मुंबई का महाराजा गणेश पंडाल जो है हर साल ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनाता है। पिछले 62 ईयर्स से ये लोग यहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना कर रहे हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो 45 फीट ऊंची है और भारत की सबसे ऊंची गणेश मूर्तियों की फहरिस्त में शामिल है। हर साल इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। आप देख रहे हैं कि इस साल गणेश भगवान को भगवान इंद्र के रूप में यहाँ पे रखा गया है। पूरी जो मूर्ति है वो भगवान इंद्र के रूप में बनाई गई है। साथ ही साथ जो वज्र है भगवान इंद्र का शक्तिशाली हथियार, वो भी गणेश जी के हाथ में आप देख सकते हैं। एक हाथ में तलवार है, 2 हाथ में तलवार है। वहीं जो मुकुट है वो भी इंद्रदेव की तरह गणेश भगवान के सर पे सजाया गया है। गणेश चतुर्थी के दौरान वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल देखने को मिलते हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन खेतवाड़ी इलाके के इस पंडाल की बात कुछ अलग ही है,
क्योंकि इस पंडाल में दर्शन और पूजन के लिए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। पे लाखों लोग श्रद्धालु जो आते हैं वो ऊंची गणेश की प्रतिमा देखने के लिए स्पेशल आते हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और आजू बाजू के गोवा से, सब जगह से यहाँ पे स्पेशल ऊंची प्रतिमा देखने आते हैं। ऊंची प्रतिमा देखने के बाद उनको यहाँ पे जो उनका कौन से तरीके से बनाते, कैसे बनाते, कैसे विसर्जन करते, वो देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आते हैं भक्त लोग। गणेश चतुर्थी को लेकर महाराष्ट्र जैसी ही रौनक देश के दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली और कर्नाटक में भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां 6 फीट से लेकर 6 इंच तक के गणेश मूर्तियां बाजारों में उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाजारों में बिकने वाली ये मूर्तियां कोलकाता में बनाई गई हैं, लेकिन इनका श्रृंगार खरीदारों की पसंद को देखते हुए दिल्ली में ही किया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके के लिए दिल्ली के बाजार सज चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं खिचड़ीपुर बस स्टेशन पे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर बप्पा की मूर्तियां जो है वो पूरी दिल्ली की सड़कों पे मिलनी शुरू हो गई हैं। अलग अलग पंडाल सजाए जा रहे हैं मूर्तियों के। हालांकि जो गणेश चतुर्थी है वो 19 सितंबर की है, लेकिन इन मूर्तियों को 3 महीने पहले से ही दिल्ली में लाया जाता है, इन्हें सजाया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस समय भी जो बप्पा की मूर्तियां हैं उन्हें सजाया जा रहा है। ये मूर्तियां बनती तो कोलकाता में है, लेकिन सजाया जो है इन्हें दिल्ली में जाता है और अब हर एक मूर्ति पे पर्सनल टच दिया जाता है। हाथ से इन मूर्तियों को यहाँ पे सजाया जाता है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति बप्पा पृथ्वी पर आकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और इस साल तो गणेश चतुर्थी के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र रवि योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। लिहाजा गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए लोग पूरी शिद्दत से तैयारी में जुटे हैं। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य की, जिनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर बनकर तैयार हो गई है। देश भर के मशहूर कलाकारों ने मिलकर आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा को अष्टधातु से बनाया है। 2000 करोड़ की लागत से बन रहे एकात्म धाम में तैयार हो चुकी इस प्रतिमा को आदि शंकराचार्य के को 12 साल के बालक के स्वरूप में दिखाया गया है। 18 सितंबर को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 सितंबर से एकात्म धाम में पूजा, हवन और यज्ञ शुरू हो जाएंगे, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत यहां पहुंचने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बाल्यावस्था में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर ही पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात अपने गुरु गोविंद भगवतपाद से हुई थी, जिनके बाद उन्होंने इस धार्मिक नगरी में 4 साल रहकर दीक्षा हासिल की। ये भी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ओंकारेश्वर से 12 साल की आयु में देश के दूसरे हिस्सों के लिए प्रस्थान किया। उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की है, जिसमें उनके बाल स्वरूप को दिखाया गया है। जैसा कि आपको पता है, ओमकारेश्वर में मांधाता पर्वत पे एकात्म धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना का काम चल रहा है और इसमें 54 फीट ऊंचा पेडेस्टल था, 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी और मूर्ति निर्माण का काम बिल्कुल अंतिम स्तर पे है। कल दोपहर तक या कल शाम तक मूर्ति पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उस मूर्ति के अनावरण का प्रोग्राम 18 सितंबर को मांधाता पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। इसमें अपने देश के तमाम कोनों से साधु संतों आएंगे और 15 तारीख से एक पूजा का 3 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा, जो 15 से चलकर 18 तारीख को खत्म होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण के लिए आएंगे और उनके साथ
जो जैसा बताया देश के प्रतिष्ठित साधु संत भी रहेंगे। और 18 तारीख को 2 प्रोग्राम होंगे। जो फर्स्ट हाफ में प्रोग्राम होगा वो मांधाता पर्वत पे होगा और एक सेकेंड हाफ में प्रोग्राम जो NSDC के अंदर सिद्धवरकूट है वहां पर आयोजित किया जाएगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की पहचान हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले महान धर्मगुरु के तौर पर होती है। कुछ लोग तो उन्हें भगवान शिव के अवतार के तौर पर देखते हैं। आगे चलकर शंकराचार्य एक उपाधि भी हो गई जो हर दौर में एक संत को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि साक्षात भगवान शिव की तरफ से ही शंकराचार्य की उपाधि स्थापित की गई थी। जन्म के बाद शंकर नाम से पुकारे जाने वाले जगत गुरु आगे चलकर आदि शंकराचार्य कहलाए, जिनका जन्म 8वीं सदी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में जगत गुरु ने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सन्यासी बनने की राह पकड़ ली थी। आदि गुरु शंकराचार्य कम उम्र में वेदों के बड़े जानकार हो गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का श्रेय जाता है। माना जाता है कि उन्होंने अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के बीच हिंदू धर्म की महत्ता को एक बार फिर से स्थापित किया। वेद और उपनिषद के आधार पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने धर्म में शामिल हो चुकी कुरीतियों का विरोध किया और सही हिंदू धर्म से लोगों का परिचय करवाया। उन्होंने हिंदू धर्म के मायने समझाए और हिंदू धर्म को लेकर फैले भ्रम को भी मिटाया। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आदि शंकराचार्य ने देश की सभी 4 दिशाओं में 4 मठ भी स्थापित किए। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम दिशा में द्वारका में शारदा मठ, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर शंकराचार्य पीठ कहलाए। और इन सभी मठों में उन्होंने अपने शिष्यों को आसीन किया। आगे चलकर सभी शिष्य शंकराचार्य कहलाए। सबसे पहले शंकराचार्य मनन मिश्र बने थे, जो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में हार गए थे। चारों मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी तक चली आ रही है, जो हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। शंकराचार्य के वेदांत को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का मानना था कि हर चीज ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। शंकराचार्य का मानना था कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही सत्य है। जगतगुरु शंकराचार्य की दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा ओंकारेश्वर में बनकर तैयार है। जगतगुरु शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की उम्र में केरल से पैदल चलते हुए अपने गुरु की खोज में ओंकारेश्वर पहुंचे थे और यहाँ पर अपने गुरु को पा करके उन्होंने उनसे दीक्षा ली और 4 वर्ष यहाँ पे तपस्या की और अध्ययन किया और इसके बाद सनातन का अलख जगाने के लिए वो पूरे देश में निकल पड़े। इसीलिए ओंकारेश्वर में बाल स्वरूप की शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो उनकी 12 वर्ष की उम्र का जो चेहरा था वो स्वरूप उनका इस मूर्ति में दिखता है। 108 फीट ऊंची यह मूर्ति कहीं दूर से नजर आती है। ओंकारेश्वर में नर्मदा के किनारे जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर और उसी पर जो पहाड़ी है मांधाता पर्वत, जहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है, जो बहुत दूर तक लोगों को दिखाई देगी, एकात्मवाद का संदेश देगी। इसका नाम ही स्टैच्यू ऑफ वननेस है। 18 सितंबर को इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और इसके साथ ही देश भर के 2000 से ज़्यादा साधु संत ओंकारेश्वर में इस समय जुटे हैं। 3 दिन का धार्मिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद इसके लोकार्पण की प्रक्रिया होगी। यह मध्य प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। करीब 2000 करोड़ की इस परियोजना में शंकराचार्य जी के म्यूजियम बनेगा, यहाँ पर शोध केंद्र बनेंगे और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एक बड़ा केंद्र के रूप में ये स्थापित होगा। द्वितीय चरण में इसका भूमि पूजन होना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।